हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे सेशन में स्वागत है। जितने भी दोस्त हैं जल्दी से एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। एक बार सेशन को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं, जो भी ग्रुप है, हर जगह। तो याद रखिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे है, जिसका पूरा देश सेलिब्रेशन कर रहा है। और जरूरी है एक सलाम हमारे देश के वीरों के नाम आज तो बनता है। ठीक है, वैसे तो हमारे देश के वीरों के नाम, हमारे देश के नाम हर दिन जो हमारा है वो होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक स्पेशल दिवस होता है जिस दिन हम उनको याद कर सकते हैं, वो चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, तो उस दिन तो स्पेशली उनके लिए होना ही चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं डियर आज के सेशन में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। और आज मॉर्निंग में ही हमने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आप आज के दिन जो भी पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, उन सारे पुरस्कारों के बारे में हमने डिस्क्राइब किया है सारी चीजों को। तो जिन्होंने नहीं देखा, एक बार जाकर जरूर देखिएगा उस वीडियो को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गणतंत्र दिवस की परेड में कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी को चुना गया है? कितने प्रदेशों की झांकियों को चुना गया है गणतंत्र दिवस का जो आज परेड हुआ था उसमें? तो इस परेड में जो है 12 राज्यों व केंद्र शासित राज्यों की झांकियों को चुना गया है। याद रखिएगा, कितने राज्यों की डियर? तो 12 राज्यों के जो है इसमें झांकियों को शामिल किया गया था इस बार परेड में गणतंत्र दिवस की, जो आपकी मॉर्निंग में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, भारत के पहले सीडीएस कौन है? तो विपिन रावत। और इनको जो मरणोपरांत जो पुरस्कार दिया गया है, वो पुरस्कार कौन सा है? किस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है डियर? तो वो है पद्म विभूषण पुरस्कार। जैसा कि आज हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग में ही कि पद्म विभूषण पुरस्कार भारत में इस बार जो पुरस्कार 2022 में दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों में। और 4 लोगों में नाम है एक विपिन रावत जी का भी। ठीक है, एक नाम विपिन रावत जी का भी है, वो भी याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण पुरस्कार। जो आपके जो भी पद्म पुरस्कार हैं उनमें सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, फिर आता है आपका पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। नेक्स्ट हमारा है, गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, या पद्म पुरस्कारों के लिए कितने लोगों की घोषणा की गई? तो टोटल 128 लोगों की घोषणा की गई है, जिनमें से 4 नाम जो हैं आपके पद्म विभूषण के हैं। 17 नाम आपके कौन से हैं? तो पद्म भूषण जो है 17 लोगों को दिया गया, यानी 17 4 21। अब बचे आपके टोटल 107 लोगों को जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया, जबकि यही चीज 2021 में टोटल 119 लोगों को दिया गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, 2021 में टोटल 119 लोगों को ये अवार्ड आपका दिया गया था, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2021 में। दोनों आंकड़े याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारा है, कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कारों की विजेता घोषित किया गया है? यानी कितनी महिलाओं को जो है पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो वो है टोटल 34। टोटल 34 महिलाओं को जो है पद्म पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। इन 128 में 34 महिलाएं हैं। अगला हमारा है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनने से पहले आयशा मलिक किस हाईकोर्ट की जज थी? आयशा मलिक जो है ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आपका बनता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा आयशा मलिक। लेकिन आयशा मलिक जो है इस हाईकोर्ट की जज बनने से पहले किस कोर्ट की, किस हाईकोर्ट की जज थी? तो आंसर हो जाएगा लाहौर हाईकोर्ट। कहां के डियर? लाहौर हाईकोर्ट की जज थी आयशा मलिक इसके पहले। नेक्स्ट हमारा है, आईएमएफ ने 2021-22 के लिए भारत के विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? आईएमएफ का नाम जानते ही होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पर? अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी आईएमएफ की। ठीक है, 1945 में।
तो इसने जो है भारत के विकास दर के बारे में 2021-22 के लिए क्या कहा है, कितना अनुमान लगाया है जीडीपी का, तो वो है 9%। ठीक है, 9% अनुमान लगाया है आईएमएफ ने भारत की जीडीपी 2021 और 22 में। नेक्स्ट हमारा है इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये दिया गया है योनेमन मलान को, जो कहां के खिलाड़ी हैं, दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में भारत को जो है 3-0 से व्हाइट वॉश किया है, 3-0 से भारत को पराजित किया है, जिसमें भारत के कैप्टन कौन बनाए गए थे, तो केएल राहुल भारत के कैप्टन थे इस सीरीज में, और जिन्हें अब लखनऊ आईपीएल टीम का जो है कैप्टन बनाया गया है। केएल राहुल को लखनऊ आईपीएल टीम, जिसका नाम दिया गया है लखनऊ सुपर जायंट्स, नाम क्या दिया गया है लखनऊ की टीम का, तो लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसका कैप्टन बनाया गया है केएल राहुल को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। इस बार 2021 में लगभग पाकिस्तान की टीम ने बहुत ही शानदार खेल दिखाया है, और आपको हर अवार्ड में पाकिस्तान के खिलाड़ियों का नाम मिल जाएगा, और ये पाकिस्तान के क्रिकेट के भविष्य के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। और इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो वो चुना गया है फातिमा सना को चुना गया है, जो पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर है फातिमा सना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लॉ पैम्पिला रिफाइनरी किस देश में है। लॉ पैम्पिला रिफाइनरी, अभी हाल ही में जो है इस रिफाइनरी में जो है रिसाव हो गया था, और ये क्यों हुआ था, तो एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, पेरू आपको पता ही है प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, और ये जो है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इस लॉ पैम्पिला रिफाइनरी में जो है विस्फोट हो गया। तो ये कहां पर है डियर, तो याद रखिएगा पेरू में। ठीक है, पेरू में हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हमारा। और नेक्स्ट हमारा है अंगटाड का मुख्यालय। अंगटाड का मतलब समझ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी आपका व्यापार एवं विकास जो संगठन है यूनाइटेड नेशन का, उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। ठीक है, कहां पर, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। आइए बढ़ते हैं अब हमारे प्रश्नोत्तरी की तरफ, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे आपको आंसर देने के लिए। तो आंसर जरूर दीजिएगा, जितने भी दोस्त हैं एक बार अपने आप को जरूर आजमाइएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है, हाल ही में जारी महिलाओं की T20 रैंकिंग में किस खिलाड़ी ने अपना पहला स्थान हासिल किया है। तो अभी हाल ही में जो T20 रैंकिंग जारी की गई है, उसमें प्रथम स्थान किसने हासिल किया है, तो वो वही खिलाड़ी है जिसने अपनी 16 वर्ष की उम्र में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पदार्पण किया है, और विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी थी उस समय। उनका नाम है शेफाली वर्मा। ठीक है, भारत की इमर्जिंग प्लेयर, इस समय नई उभरती हुई स्टार खिलाड़ी शेफाली वर्मा 16 साल की उम्र में अपने तीनों फॉर्मेट में इन्होंने अपना पदार्पण किया था, शेफाली वर्मा ने, और इन्हीं ने जो है T20 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है, शेफाली वर्मा ने। अगला हमारा है, निम्न में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है। पद्म भूषण की बात की जा रही है। ठीक है, तो पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से, पद्म भूषण पुरस्कार टोटल कितने लोगों को दिया गया, टोटल तो 17 लोगों को दिया गया है। ठीक है, 17 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण। किसको नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, साइरस पूनावाला या फिर रतन टाटा। सुंदर पिचाई, ये आपके सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, साइरस पूनावाला ये कोवैक्सीन बनाने वाले जो कंपनी है उसके प्रमुख हैं, और टाटा कंपनी के हेड हैं रतन टाटा। इनमें से किसे पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया डियर, तो वो है रतन टाटा को। रतन टाटा को 2022 के पद्म पुरस्कारों में इनका नाम नहीं है, जबकि इन तीनों लोगों को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पद्म भूषण पुरस्कारों से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के पुलिस के नॉन गैजेटेड पदों पर महिलाओं को 15% के आरक्षण को मंजूरी दी गई है। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो नॉन गैजेटेड पदों पर महिलाओं को 15% का आरक्षण दिया जा रहा है, कहां पर, जम्मू कश्मीर में। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एलजी के द्वारा जो है इसकी परमिशन, इसकी मंजूरी दे दी गई है। और यहाँ के एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं जम्मू एंड कश्मीर के, तो वो है मनोज सिन्हा जी। कौन है डियर, मनोज सिन्हा जी जो है जम्मू कश्मीर के
लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, याद रखिएगा, मनोज सिन्हा जी। ठीक है, किस प्रदेश में इनका संसदीय क्षेत्र था, ये भी आप कमेंट में आंसर करके बताइएगा, मनोज सिन्हा जी का। नेक्स्ट हमारा है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन बने हैं? मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी, हमने पहले भी बताया था कि इस बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने काफी अच्छा खेल दिखाया है और लगभग हर अवार्ड में उनके खिलाड़ियों का नाम शामिल है। तो पाकिस्तानी वो खिलाड़ी कौन है जिसने पहली बार मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान या फातिमा शना? तो कौन है डियर? तो वो है शाहीन अफरीदी। गेंदबाज हैं, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, 36 मैचों में 72 विकेट इन्होंने लिया है और इन्हीं को जो है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। शाहीन अफरीदी इनका नाम है, 19 साल के खिलाड़ी हैं शाहीन अफरीदी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आदि बद्री बांध का निर्माण किस नदी पर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के द्वारा किया जाएगा? यानी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों के कोऑर्डिनेशन से इस बांध का निर्माण किया जाना है और किस नदी पर किया जाएगा, जिससे उस नदी का पुनरुद्धार भी शामिल है। और हमने अभी कुछ दिन पहले अपने सेशन में डिस्कस भी किया था कि हरियाणा और हिमाचल ने मिलकर के किस नदी के पुनरुद्धार का काम शुरू किया है, तो वो है सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी और इसी नदी पर जो है इसका विकास किया जाएगा, आदि बद्री बांध। आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी, हमारा करेक्ट यहां पर। नेक्स्ट हमारा है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहां पर खोली गई है? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी, जैसा कि हमें पता है इस बार भारत के पैरा बैडमिंटन ने पैरा ओलंपिक में कमाल का खेल दिखाया था और कई सारे मेडल भारत की झोली में डाले थे, जिनमें हमारे एक IAS ऑफिसर भी है जो इलाहाबाद में डीएम भी रह चुके हैं, उन्होंने भी भारत को मेडल दिलाया था इस पैरा ओलंपिक में। और पहली पैरा ओलंपिक बैडमिंटन एकेडमी कहां खोली गई है? तो ये खोला गया है लखनऊ में डियर। कहां पर? लखनऊ में खोला गया है, ऊपर से उत्तर प्रदेश में है, तो और भी इंपॉर्टेंट है। और पैरा ओलंपिक में जो आपका 2024 में होने वाला है, फिर से कब? 2024 में। इस पैरा बैडमिंटन एकेडमी के खुलने से 2024 में हमारे मेडल की संख्या बढ़ाने की उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है, जो कहां पर होने वाला है? पेरिस में होगा। याद रखिएगा 2024 का ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? पेरिस में किया जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया? लखनऊ। नेक्स्ट हमारा है विश्व में ककड़ी और खीरे का सर्वोत्तम सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बन गया है? ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बन गया डियर? तो वो बन गया है कौन सा? चाइना, भारत, रशिया या फिर बांग्लादेश? तो ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है भारत। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भारत जो है ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। 20 से ज्यादा देशों को जो है खीरे का निर्यात भारत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस देश ने तेल रिसाव के कारण देश के तटीय क्षेत्र में 90 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? 90 दिनों के लिए, अभी हमने डिस्कस भी किया इस क्वेश्चन को कि 90 दिनों, अभी जो है तेल रिसाव कहां पर हुआ था? तो पेरू में। ठीक है, कहां पर हुआ डियर? तो पेरू में हुआ है और एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, और इसी कारण जो है पेरू में 90 दिनों के लिए तटीय क्षेत्रों जो कोस्टल एरियाज है उनके वहां पर 90 दिनों के आपातकाल की घोषणा की गई है। ये देश जो आपके सामने ऑप्शन में दिए गए इन सारे देशों में भी आपातकाल की घोषणाएं की गई हैं। अभी हाल ही में श्रीलंका में खाद्य आपातकाल लगाया गया था, वेनेजुएला में जो है इन्फ्लेशन के कारण आपातकाल लगाया गया था, ये भी याद रखिएगा। अभी हाल ही के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इस पुस्तक का नाम जो है, इस पुस्तक की जो लेखक हैं उनका नाम हमने कल या दो दिन पहले जो है हमने डिस्कस किया था अपने सेशन में। इनके जो लेखक हैं उनका नाम कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा का जो विमोचन है किसके द्वारा किया गया है? महामहिम रामनाथ कोविंद के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, भगत कोश्यारी के द्वारा या निर्मला सीतारमण के द्वारा? तो बिरसा मुंडा का जो विमोचन है ये पुस्तक का ये किया गया है, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत कोश्यारी। ठीक है, किसके द्वारा डियर? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत कोश्यारी के द्वारा द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा का विमोचन
किया गया है। तो ये सारे हमारे आज के सेशन के क्वेश्चन थे डियर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं, याद रखिएगा। और भारत ने किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर की मांग की है? यानी यूनेस्को के द्वारा उसको वैश्विक धरोहर घोषित करने की मांग की जा रही है, लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज का मतलब समझते हैं, यानी पेड़ों की छालों के द्वारा जो ऑटोमेटिक पेड़ के द्वारा ब्रिज बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है पेड़ों के द्वारा, तो उसी को लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर की मांग की जा रही है। कहां पर है? तो मेघालय में। जैसे आप लोग देखते हैं कई सारे पेड़ हैं, बरगद का पेड़ हो गया, पीपल के पेड़ हो गया, उसमें कई सारे जो है एक वृक्ष की तरह, तने की तरह निकले होते हैं, जो लटके रहते हैं, जिनके द्वारा मेघालय में कई सारे लिविंग रूट ब्रिज बन चुके हैं और इसे जो है विश्व धरोहर की मांग की जा रही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहां पर? मेघालय विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे आज के सेशन के क्वेश्चन थे डियर। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और जितने भी दोस्त हैं, एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।